हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज हम फिर से आपके साथ लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके हम 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 यूपीटीजीटी क्रैश कोर्स का। ठीक है, आज ये उसके तीसरे सेशन की बारी है। और हम पिछले सेशंस में ए कंप्लीट कर चुके थे पूरा, बी कंप्लीट कर चुके थे पूरा, सी में थे, और सी में थे अपन कहाँ पे, ये कोलैट अपन ने पूरा कर लिया था। ठीक है, जैसे कोलैज की बात करी थी कि जिसमें कोटेशंस हो, एल्यूजन्स हो, फॉरेन एक्सप्रेशंस हो, एक साथ इनको क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए इन पोएम्स, कविताओं में, टू क्रिएट अ वाइड स्पेक्ट्रम एंड गिव अ काइंड ऑफ सरप्राइज। ठीक है, इसकी बात कर ली थी अपन ने, कोलैट की बात कर ली थी। जो कोलैट क्या होता है, कंपेयरिंग क्रिटिकली अ टेक्स्ट इन कोलैट। ठीक, क्रिटिकली किसी टेक्स्ट को क्या करना, कंपेयर करना, वो कोलैट कहलाता है। तो इस कोर्स से जुड़ जाइए ताकि आपकी जो टीजीटी की तैयारी है ना, वो अच्छी से होते रहे। और आप जो है इस बार जो 2022 का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, वो कम से कम एक सीट पा लें, इतने 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद, है ना। इस बार उम्मीद तो है ही है कि पेपर होगा होगा। और जो एलटी वाले हैं तो उनके काम भी में भी मेंस में और प्री में काम आने वाला है। अभी मेंस वाले देख सकते हैं कि मान लीजिए आपसे आ जाए क्वेश्चन कि डिफाइन कॉमेडी अलॉन्ग विथ इट्स टाइप्स, कि कॉमेडी को डिफाइन करिए, उसके टाइप्स भी बता दीजिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर। वो एक क्वेश्चन बन सकता है 125 वर्ड्स का भी, और 200 वर्ड्स में अगर कहेगा तो कुछ एक आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेंगे उसमें, दोनों टाइप्स के। ठीक है ना। तो सब देखिए, जो भी लिटरेचर से जुड़ी चीज़ें हैं ना, मेंस में कहीं से भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपके काम आएगा। टीजीटी में तो ये हर साल हर बार का नियम है कि 15 से 20 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स से पूछे जाते हैं। इसको मजबूत कर लीजिए तो काफ़ी काम इससे आपका आसान हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कॉमेडी से। कॉमेडी क्या है जानते हैं अपन, हंसी मजाक, है ना। तो लिटरेचर में इसको कैसे कहा, क्या कहा जाता है वो देखते हैं। कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ मैन वर्स देन द एवरेज। कह रहे हैं कॉमेडी एक ऐसा इमिटेशन ऑफ मैन है, लोगों के ऐसे प्रकार की कॉपी है जो वर्स देन एवरेज, एवरेज लोगों से भी बुरे होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के हिसाब से कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ अ लोअर टाइप। करेक्ट, जो कॉमेडी है वो इमिटेशन है, कॉपी है ऑफ कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स की ऑफ अ लोअर टाइप, जिनका टाइप जो है वो लोअर, निचला स्तर है जिनका। नॉट हाउ आर इन फुल सेंस ऑफ द वर्ड बैड, करेक्ट, उसको पूरी तरह से बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उनका लेवल जो रहेगा वो निचला ही रहेगा। निचले स्तर पर अच्छे लोग भी हो सकते हैं। द लुडिक्रस बीइंग मेरली, और जो लुडिक्रस बीइंग है मेरली आ सब डिवीजन ऑफ द अगली, ये एक अगलीपन का सब डिवीजन है। थोड़ा सा खराब इन्होंने यूज़ किया है यार, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है पढ़ने में कि कॉमेडीज ये होती है, जबकि अपन बड़े मज़े से देखते हैं, पढ़ते भी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सम डिफीट और अगलीनेस, इट कंसिस्ट इसमें होते हैं सम डिफेक्ट, कुछ कमियां भी, अगलीनेस, कुछ अगलीनेस भी होती है, विच इज़ नॉट पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव, जो पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, वो तो वही है। अपन खूब हंसते हैं इसको देख के। चलिए अगला देखेंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आ जाइए। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर अपन बात कर चुके हैं, कहाँ पे, ध्यान करिए, बेन जॉनसन वाले पार्ट में। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये क्या है बताते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज रियलिस्टिक कॉमेडी, ये रियलिस्टिक कॉमेडी है। इट एंट्रीग्यू ऑफ एंट्रीग्यू, एंट्रीग्यू की, ठीक है। इट इज रेगुलरली एमोरस, ये लगातार एमोरस होती है। इट प्रेजेंट्स विटी, ये विटी बुद्धिमानी को प्रेजेंट करती है। सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स, और ऐसे में एन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स को दर्शाती है। मतलब जिनमें कुछ कमियां हैं, जो दबे कुचले से रहते हैं, उनके अंदर दिखावा बहुत होगा, अंदर से बिल्कुल खाली होंगे, ये सारी चीज़ें। क्रिटिसिज्म देख लीजिए क्या कह रहा है। क्रिटिसिज्म, द टर्म क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस, ये ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एबल टू डिसर्न और जज, किसी को जज करना या जज करने के काबिल होना, डिसर्न करने के काबिल होना। वन हु डज नॉट एक्ट ऑफ जजिंग इज कॉल्ड अ क्रिटिक, और ऐसा जो काम करता है जजिंग का, उसको क्या कहते हैं अपन, क्रिटिक कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म करता है। ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इन प्रॉपर सेंस, और ड्राइडन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे प्रॉपर सेंस में यूज किया है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हु इज द ऑथर,
या हु इज द पोएट हु यूज्ड क्रिटिसिज्म इन प्रॉपर सेंस, तो आपका जवाब क्या होगा? जॉन ड्राइडन ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबी बात है इसमें। अब पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है देख लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोइट्री, एक टाइप की नरेटिव पोइट्री है, इन विच अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर बोलता है। जैसे आप बात करिए आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस, वो आपकी एलटी ग्रेड में है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इट इज़, जिसमें ड्यूक ऑफ फरेरा बोल रहा है और एक इमेजरी सामने उसके व्यक्ति बैठा है, उसकी बातों को सुन रहा है। इट इज़ ड्रामेटिक बिकॉज, ये ड्रामेटिक है बिकॉज, क्योंकि, क्यों है भाई? क्योंकि द पोएट एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर एंड सिचुएशन थ्रू कन्फ्लिक्ट्स, की जो पोएट है ना वो कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के जरिए अपने कैरेक्टर्स को और उस सिचुएशन को क्या करता है? पेश करता है। इट इज़ एड्रेस्ड टू समवन, और ये किसी को एड्रेस भी होती है। ठीक है ना। चलिए आगे इलेजी में आ गए भाई। इलेजी क्या है देखिए। इलेजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, पता है अपन को, रिटेन ऑन द डेथ ऑफ समवन डियर एंड नियर। इट ऑफर्स, ये ऑफर करती है क्या? इट ऑफर्स अ पोएट टू एक्सप्रेस हिज सारो, ये पोएट को मौका देती है कि वो अपने दुख को जाहिर करे ऑन द डेथ ऑफ हिज डियर एंड नियर, अपने पास के किसी व्यक्ति के लिए जो गुजर गया है। पर्सनल और सब्जेक्टिव, ये पर्सनल और सब्जेक्टिव होती है। और द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल, या ये इसमें जो है ह्यूमैनिटी इन जनरल की सफरिंग को भी दिखा सकते हैं। वो जो एलेजी होगी वो इम्पर्सनल या ऑब्जेक्टिव होगी। जैसे आपकी थॉमस ग्रे की जो एलेजी है, रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, वो आपकी इम्पर्सनल भी है, वो कई जगह वो सब्जेक्टिव भी नज़र आती है। और इसके अलावा आपकी जो जॉन मिल्टन की एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी इसको आप कहते हैं, नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, लाइसिडस 1637 में आई थी जो, वो भी आपकी ये पर्सनल कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि वो अपने डियर एंड नियर कौन थे? किंग एडवर्ड थे, उनकी मौत पे उन्होंने कही थी। ठीक है। चलिए, कॉलरिज स्पीक्स ऑफ एलेजी, कॉलरिज ने जब इसकी बात करी है ना, स्पीक्स ऑफ एलेजी एज द फॉर्म ऑफ पोइट्री, एक ये पोइट्री का फॉर्म है, नेचुरल टू अ रिफ्लेक्टिव माइंड, जो एक रिफ्लेक्टिव माइंड को प्राकृतिक रूप से दिखाता है। सच पोइट्री हैज समथिंग ऑफ यूबिसेंट मोटिव, यानी द फार्मूला ऑफ वेयर आर दे, कह रहे कि इसमें यूबिसेंट मोटिव यानी वेयर आर दे का सेंस जो है वो बना रहता है। फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, पास्ट को लेमेंट करने के लिए, यानी जब आप एलेजी लिखेंगे तो किसी की डेथ पर लिखेंगे, तो उसमें यही सवाल होगा कि कहाँ गए वो लोग। हम्म इसमें भी काफ़ी कंटेंट है, आप इसको बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा। अपन टर्म को आपको क्लियर करते चल रहे हैं, पढ़ने के बाद कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा बेशक। चलिए एपिक देखते हैं। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, ये भी अपन जानते हैं। विथ हीरोइक थीम, जिसकी थीम हीरोइक होती है। एलिवेटेड स्टाइल, और स्टाइल जो है एलिवेटेड, शानदार होती है। इट नरेट्स द डीड्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज, ये हीरोज और वॉरियर्स के डीड्स को नरेट करती है, हमें सुनाती है। इट मेक्स द यूज ऑफ रिटोरिक, और इसमें रिटोरिक का भी यूज होता है। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स, और इसे 12 बुक्स में डिवाइड किया जाता है, जनरली इसका यही रूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, द पैराडाइज लॉस्ट, तो ये पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? पेन नहीं चलता है। चलिए, तो पैराडाइज लॉस्ट को जब पहली मर्तबा लिखा गया था ना, तो उसमें कितनी किताबें थी? बताइए, दिमाग लगाइए। उसमें 10 बुक्स थी। कब? जब ये 1667 में आई थी। फिर बाद में उसको 12 बुक्स में एक डिवाइड किया गया ताकि ये एपिक बन जाए। ठीक है, तो वो जो आया था इसका एडिशन, वो कब आया था? 1674 में। ये 2 पॉइंट आपके टीजीटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो पब्लिकेशन डेट होगी पैराडाइज लॉस्ट की, और ये भी सवाल आता है कि 12 बुक वाला पब्लिकेशन कब आया था? तो 1674 में। या 12 बुक्स कब बनाई गई थी उस उन 10 किताबों से? तो 1674। ठीक है। चलिए, इसमें भी काफ़ी सारा मटेरियल है, आप देख देख लीजिएगा इसको। ये कुछ नाम है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, द डिवाइन कॉमेडिया बाय दांते, दांते ने जो डिवाइन कॉमेडिया लिखी ना, इज़ अ पर्सनल एपिक, ये एक पर्सनल एपिक है।
ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफिकल और स्पिरिचुअल एपिक है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन हो गई, द ग्रेटेस्ट नरेटिव पोएम इन 16वीं सेंचुरी, जो 16वीं शताब्दी की सबसे महान पोएटिक नरेटिव पोएम मानी जाती है। इज द मिक्सचर ऑफ एपिक एंड रोमांस, ये एपिक और रोमांस का मिक्सचर है। ये अच्छे काम की चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से। भाई टीजीटी में तो यही है ना कि हो सकता है किसी डेफिनेशन के बीच से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, या उसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाए आपसे, 4 ऑप्शन दे दिया उसमें पूछ लिया जाए कि एपिक कौन सी है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको कुछ नाम भी पता होने चाहिए। पैराडाइज रीगेंड है आपकी, 1671 में आई थी, ये भी एपिक है इन 4 पार्ट्स। बायरन्स की डॉन जुआन है। थ्रो अ सटायर हैज़ मेनी फीचर्स ऑफ एपिक, इसमें बहुत सारे एपिक के फीचर हैं। कीट की कौन सी है? इन्होंने पैराडाइज को बड़े ध्यान से पहले पढ़ा और उसके बाद अपनी एपिक जो है वो कौन सी लिखी है। हाइपीरियन भी पढ़ लीजिए, हिपीरियन भी आप पढ़ सकते हैं। सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी एपिक है। आइडल्स ऑफ द किंग, ये आपके टेनिसन ने लिखी है। टेनिसन टुक 40 ईयर्स टू कंप्लीट इट। अब समझिए टेनिसन को आइडल्स ऑफ किंग को पूरा करने में 40 साल लगे। ये भी पूछा जा सकता है, लिटरेचर का क्वेश्चन है भाई, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। ब्राउनिंग आल्सो रोट अ 12 बुक एपिक कॉल्ड द रिंग एंड द बुक। ब्राउनिंग में भी, वैसे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के बेताज बादशाह कहलाते हैं। कौन आपके? रॉबर्ट ब्राउनिंग। वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड जो है वो भी एक एपिक है। इट बिगैन इन 1799, इसको इन्होंने लिखना शुरू करा था 1799 में, कंप्लीट किया था 1825 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1850 में पोस्टमसली। द अदर एपिक द एक्सकर्शन हैज़ प्लान इन 1798, इसका प्लान एक्सकर्शन का इन्होंने 1798 में कर लिया था, लेकिन 1814 में जाकर के ये पब्लिश हुई। आगे सेंट जॉन परसीज इन अबेस वाज ट्रांसलेटेड बाय टी.एस. इलियट, उसको ट्रांसलेट कर दिया आपके टी.एस. इलियट ने। ब्यूवुल्फ, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहली इंग्लिश लिटरेचर की एपिक माना जाता है इसे, और महान एपिक माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे, ऐसे क्या है? एन ऐसे इज अ लूज सलाई ऑफ द माइंड, एन इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक नहीं लिख दिया इन्होंने ऐसे के बारे में। एन ऐसे इज एन लूज सलाई ऑफ द माइंड, ये माइंड की लूज सलाई की तरह है। एन इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस, और इरेगुलर होती है अनडाइजेस्टेड पीस, ठीक है। नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस, ये किसी रेगुलर या ऑर्डरली परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। अच्छा देखें बेकन क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा बोला है क्या इन्होंने? एसेज एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, ये बेकन ने इनको कहा है डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस हैं, बिखरी हुई आपकी साधना है, सोच है, विचार है। द टर्म हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड असाई विच मीन्स अटेम्प्ट, ये सही बात आई, देखिए कितना खतरनाक घुमा दिया हम लोगों को। मतलब ये है कि जो ऐसे है ना उसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना, कोई आपको टॉपिक दिया गया आपने वो अटेम्प्ट किया लिखने का, वो ऐसे है। ये ध्यान रखो भाई, एक इतना खतरनाक दोगे तो क्या होगा बच्चों का भाई। फेबल, इट इज़ अ शॉर्ट नरेटिव विच कन्वेज मोरल इंस्ट्रक्शन, ये एक शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है जिससे मोरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। द कैरेक्टर्स इन इट आर यूजुअली एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो इसके कैरेक्टर है ना वो ज़्यादातर एक तो जानवर होते हैं या फिर निर्जीव चीज़ें होती हैं। इन एनिमेट या इनएनिमेट मतलब निर्जीव, लाइफलेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। एसप फेबल्स, ये एक ग्रीक थे, बहुत मशहूर हैं ये, इनको ज़रूर पढ़िएगा। हीरोइक कपलेट, राइम्ड कपलेट होता है। हीरोइक कपलेट इज आइम्बिक पेंटामीटर, और इसे लिखा जाता है किसमें? आइम्बिक पेंटामीटर में, ये आपका राइम होता है। ह्यूमनिज्म, चलिए ये कुछ ठीक ठाक से आ रहे हैं। ह्यूमनिज्म क्या है बताइए? ह्यूमनिज्म इज ओरिजिनली अ स्टडी ऑफ वर्क्स ऑफ द एंशियंट्स। ह्यूमनिज्म जो है, अगर ओरिजिनली कहिए ना, जो एंशियंट हमारे ऑथर्स या राइटर्स हुए उनके वर्क की स्टडी को हम ह्यूमनिज्म कहते हैं। द टर्म हैज़ नाउ कम टू मीन, अब इसको टर्म को किस मतलब में यूज़ किया जाता है? एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, एक मस्तिष्क के एटीट्यूड के रूप में, बेस्ड अपॉन ह्यूमन वैल्यूज़, जो ह्यूमन वैल्यूज़ पर आधारित है, ठीक है। पहले इसका क्या मतलब था? स्टडी ऑफ द क्लासिक्स, ऐसा कह दीजिए, ये एंशियंट राइटर्स ऑथर्स। अब जो टर्म है वो क्या हो गया कि इसको ह्यूमन वैल्यूज़ पर आधारित कर दिया गया है,
ठीक है, चलिए। इमेजरी, इमेजरी इज द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। टू एवोक अ पिक्चर, जो कि एक पिक्चर या तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करती है या किसी विचार को प्रस्तुत करती है पिक्चर के, इमेज के थ्रू, इन द माइंड ऑफ द रीडर, मतलब हम लोगों के जो पढ़ने वाले हैं। ये इमेजरी हो गई आपकी। इंटरल्यूड में आ जाइए। इंटरल्यूड, इट इज़ अ शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन फार्सिकल। इंटरल्यूड जो है ना, ये एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होती है और फार्सिकल होती है। फार्स समझते हैं, बहुत बेहुदा किस्म की जो कॉमेडी हो, फूहड़ बिल्कुल, उसको फार्स कहते हैं। ठीक है, कॉमेडी में तो फिर भी कुछ सभ्यता दिखाई देगी, फार्स जो होगा ना उसमें बिल्कुल असभ्य बन जाते हैं लोग। यूजुअली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्ले, और ये जो इंटरल्यूड है प्रायः इसे सैंडविच्ड कर दिया जाता है, मतलब बीच में रख दिया जाता है। जैसे सैंडविच में तमाम आइटम रख के आप जो है निपटा लेते हैं उसको, तो जब कोई लॉन्ग प्ले होता है ना तो उसके बीच में इंटरल्यूड वगैरह इंसर्ट कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा लाइट करने के लिए किसको, एटमॉस्फेयर को। इंटीरियर मोनोलॉग, चलो उसको भी देख लेते हैं, फिर आयरनी की कल से बात करेंगे अपन। इंटीरियर मोनोलॉग जो है इज एन अटेम्प्ट टू कन्वे इन द वर्ड्स द इनकोहेरेंट सीक्वेंस ऑफ थॉट। कह रहे हैं कि ये जो है अटेम्प्ट कहलाता होता है, जो इनकोहेरेंट सीक्वेंस ऑफ थॉट। कोहेरेंट मतलब क्या होता है, सामंजस्य होना। इनकोहेरेंट जिनमें सामंजस्य ना हो, यानी असामंजस्य वाली सीक्वेंस ऑफ थॉट को दिखाने का जो अटेम्प्ट है वो इंटीरियर मोनोलॉग कहलाता है। विच पासिस थ्रू अ पर्सन्स माइंड, जो किसी व्यक्ति के दिमाग से होकर गुजरता है। आसान सी बात है। आयरनी भी देख लो, चलो। हम्म, चलिए, आयरनी को इससे अपन कल ही देखेंगे। 16-17 मिनट हो गए हैं वीडियो के। छोटे छोटे ही वीडियोज रखिए, थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी आसानी है, दिमाग में चीज़ें रुकेंगी भी। बहुत ज़्यादा लेंदी करने से जब कोई ज़रूरत होगी लास्ट में रिवीजन की, तब उसको और अपन खींच लेंगे, थोड़े बड़े वीडियोस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, हम भी ग्रो करें और आपकी तैयारी भी। जब आप बढ़ेंगे ना, आपकी तादाद बढ़ेगी सब्सक्राइबर की, तो हमें थोड़ा सा और लगता है कि चलो इतने लोग जुड़े हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और फिर कॉन्फिडेंस आता है वीडियोस को बनाने में। ठीक है भाई, चलिए। और आपकी एलटी और टीजीटी की हम धीरे धीरे प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं, तो आप चैनल विजिट करके उनसे बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।